मोहन भागवत भले ही आज कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था निर्माण की है, मगर पंडितों ने जाति व्यवस्था का ठिकरा उन पंडितों के सिर पर फोड़ रहे हैं, मगर मोहन भागवत गोलवलकर को गलत है ऐसा नहीं कह रहे। गोलवलकर तो उनके आदर्श है। आरएसएस का क्या योगदान है देश के लिए? नंबर 1, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारत के लिए योगदान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए आरएसएस ने अराष्ट्रीय कार्य किए हैं। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का भारत पर वर्चस्व कायम करने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू शब्द का सहारा लिया। 70 वर्ष में 65,000 प्रसाद करवाए कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने मिलकर, आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर। देश भर में बम ब्लास्ट की तहकीकात की गई। मालेगांव बम ब्लास्ट के द्वारा बाद में जो तहकीकात हुई, खासकर की नांदेड़ का जो बम ब्लास्ट हुआ 2006 में, नांदेड़ के बम ब्लास्ट में आरएसएस के राजू कोंडुरवार नामक व्यक्ति के घर में बम ब्लास्ट हुआ। तब जाकर एटीएस की आंखें खोली। एनआईए ने तो उसको बचाने का काम किया, सीआईडी सीबीआई ने तो उसको बचाने का काम किया, और उसको को लिंक किया गया। तो देश भर में मालेगांव हो, अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस हो, हैदराबाद के मस्जिद के सामने किया गया बम ब्लास्ट हो, देश भर के तमाम बम ब्लास्ट ये आरएसएस के लोगों के द्वारा किए गए। और असीमानंद ने इस बात की कबूली दी है कि मोहन भागवत के कहने पर ही मैंने देश भर में 21-22 जगह पर बम ब्लास्ट किए। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, सुनील जोशी हो, रमेश उपाध्याय हो, शंकराचार्य पांडे हो, ये सारे के सारे आरएसएस से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का जो नार्को टेस्ट हुआ था उसमें उसने कबूल किया है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। फरीदाबाद में 2008 में जो गुप्त मीटिंग हुआ उसमें कबूल किया है कि मालेगांव का बम ब्लास्ट, हैदराबाद के मस्जिद में किसने बम ब्लास्ट किया उसमें कबूल किया है। वहां पर जो डिस्कशन हुआ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया, उसमें जाहिर किया गया पुरोहित के द्वारा कि देश भर में जो अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट हम ही लोगों ने किए। तो आरएसएस के ब्राह्मणों का योगदान क्या है देश के लिए? तो आरएसएस के ब्राह्मणों का योगदान है कि आरएसएस ये नंबर 1 की आतंकवादी संगठन है। ये हम नहीं कह रहे। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएन मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है हाल ही में, ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। इस किताब में यह सिद्ध किया कि देश भर में जितने सारे बम ब्लास्ट हुए वो आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा किए गए हैं। या तो उनको न्यायपालिका के ब्राह्मण बचा रहे, या जांच एजेंसियां उनको बचा रही है, या मीडिया उनको बचा रहा है। तो ब्राह्मण लोग कहीं भी हो, किसी भी संस्था में हो, वो आरएसएस को बचाने का काम कर रहे हैं। ये सबूतों के आधार पर सिद्ध किया, मगर जांच पड़ताल में उनको जो पाया गया वो आरएसएस के लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं। मोहन भागवत इधर बाहर बोल रहे हैं, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनका बयान आया कि हम देश को नहीं विश्व को आर्य बनाने वाले हैं। अरे मोहन भागवत, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है आर्य ब्राह्मण रेशियल है, सबको आर्य ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा हिंदुत्व पर टिकी हुई है। हिंदुत्व ये ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणों की वर्चस्व को थोपने वाली विचारधारा, उसको हिंदुत्व कहते हैं। फरीदाबाद की मीटिंग में 2008 में
पुरोहित ने जो कहा वो हिंदुत्व का भंडाफोड़ करने वाला स्टेटमेंट है। उसने कहा कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारतीय लोगों को नहीं मानते, क्योंकि हम भारत के रहने वाले नहीं हैं, ये देश हमारा नहीं है। वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। उसने खुद मान्य किया भारत हमारा नहीं है। उसको क्यों मालूम है भारत हमारा नहीं है? क्योंकि वो ब्राह्मण आतंकवादियों की मीटिंग में बोल रहा है, वो मोहन भागवत की तरह पब्लिक मीटिंग में नहीं बोल रहा है। वो लोगों को बेवकूफ नहीं कर रहा है, खास करके भारत के बैकवर्ड कास्ट के लोगों को बेवकूफ करने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हो रहा है। मगर वो गुप्त मीटिंग में कर रहे हैं। हम बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए बम ब्लास्ट कर रहे हैं। हमें हिंदू राष्ट्र के नाम की केवल चर्चा करनी है, मगर राज कौन सा स्थापित करना है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर हमें भारत में मनु का राज कायम करना है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में सुनील जोशी और अन्य 3 लोगों को आजीवन कारावास घोषित किया गया। आरएसएस के 3 लोगों को अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना। टोटल 13 लोग थे, मगर 3 लोगों को उन्होंने दोषी माना। इस आधार पर कह सकते हैं कि आरएसएस ही आतंकवादी संगठन है। इसके लिए आधार है, 3 लोगों का आजीवन कारावास हुआ। तो आरएसएस का कंट्रीब्यूशन देश के लिए अगर कुछ है तो देश में अराजकता फैलाना, बम ब्लास्ट के द्वारा देश में अराजकता का माहौल पैदा करना। इसलिए उनके ऊपर जो 2011 में जो कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया था, उसके ऊपर यह आरोप है चार्जशीट के अंदर कि उन्होंने केवल बम ब्लास्ट नहीं किया, देश का संविधान बदलने का साजिश करना, साजिश रचना, ये उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। आरएसएस के संबंधित लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। अभी भी कई कोर्ट में उनकी केसेस चल रही है पुरोहित प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर। तो इस आधार पर आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ब्राह्मण रत्न में आरएसएस के ब्राह्मणों का जो स्तुतिगान किया है, उनकी तारीफ की है, उनका प्रशंसा की है, वो वन साइड बता रहे, उनका दूसरा साइड नहीं बता रहे। उनको लिखना चाहिए था कि आरएसएस के ऊपर, आरएसएस से संबंधित लोगों के ऊपर 3 लोगों के ऊपर आजीवन कारावास हुआ है। 2006 में नांदेड़ में बम ब्लास्ट आरएसएस के कार्यकर्ता के घर में हुआ है। अलग अलग राज्यों में उनके ऊपर केसेस चल रही है। ये क्यों नहीं लिखा? ये भी लिखते हैं निष्पक्षता से। ये जो 29 ब्राह्मीण है, अभी हाल ही में डीआरडीओ का संचालक, हेड साइंटिस्ट का दिमाग, जिसका ब्रेन बढ़िया दिमाग होता है, वो साइंटिस्ट है डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, पुणे का रहने वाला, खानदानी आरएसएस का कार्यकर्ता। उसने भारत की गोपनीय जानकारी, गुप्त जानकारी पाकिस्तान को भेज दी। हजारों पन्नों का चार्जशीट दाखिल हुआ है, मगर उसकी खबर कहीं पर भी नहीं आई है, किसी मीडिया में नहीं आई है, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आई है। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ सावरकर के नाम पर जो यात्रा निकाली थी, उसमें कई कार्यक्रमों में डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर स्वतः शामिल थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर ये लेटेस्ट उदाहरण है जो आरएसएस का वर्कर है और राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण है। ये आरएसएस का प्रोडक्ट, ये मोहन भागवत का प्रोडक्ट। वो ब्राह्मण है, चित्पावन ब्राह्मण है, इसीलिए उसका कोई राष्ट्रीय खबर नहीं है, हेडिंग की खबर नहीं है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। तो आरएसएस का कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है? ये है। और आज
आरएसएस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 2014 में ईवीएम घोटाला करके देश की केंद्रीय सत्ता पर कब्जा करना। लोग कहेंगे कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। जब फरीदाबाद की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में बीजेपी के एमपी वहां मौजूद थे। जैसा आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, फरीदाबाद की गुप्त मीटिंग का जो वीडियो है, उस वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट बनाकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया था करकरे जी ने। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह भाजपा अर्थात भारतीय जनता पार्टी यह भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम है उनका? आरएसएस के टेररिस्ट ग्रुप के साथ गुप्त मीटिंग में जाने का क्या मतलब है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिसने मालेगांव बम ब्लास्ट करवाया, उसका फोन टैपिंग के जरिए से यह बात रिकॉर्ड में आई, मीडिया में भी आई। वो खुद कह रही है कि इतने कम लोग क्यों मरे, वो खुद कह रही है। वो एक टेररिस्ट महिला आज कहां पर है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आरएसएस और बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक मूल निवासी लोगों पर जो कब्जा थोपने के लिए पहले वो बमब्लास्ट का सहारा ले रहे थे, फसाद का सहारा ले रहे थे, आज उन्होंने ईवीएम घोटाला करके 2014 और 2019 में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक लोगों पर कब्जा किया है। आज ही मैंने एक बीजेपी के सांसद का एक वीडियो सुना। वो पब्लिकली कह रहा है वो बीजेपी का सांसद कि आप नोटा को वोट डालो या आप किसी को भी वोट डालो, आप किसी भी कैंडिडेट को वोट डालो, किसी भी सिंबल पर वोट डालो, वोट कमल को ही जाएगा। बीजेपी को इसीलिए वोट दो क्योंकि आपका वोट किधर भी डालो बीजेपी के खाते में आएगा। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के एमपी ने मान्य किया। ये राष्ट्रद्रोही कार्य करने में आज ब्राह्मण लोगों को शर्म क्यों नहीं लग रही है, कुरुलकर जैसे लोगों को? क्योंकि ईवीएम का घोटाला करके वो सत्ता पर बैठे हुए। इसलिए ब्राह्मण रत्न इस किताब में चाहे हेडगेवार हो, चाहे गोलवलकर हो, चाहे देवरस हो, चाहे दत्ता ठेंगड़ी हो, इनका जो बखान किया है वो बखान वन साइड किया है। उनका दूसरा बखान आज जो देश पर ब्राह्मणों का अल्पसंख्यक 3.5% ब्राह्मणों का देश पर कब्जा है, ये कब्जा हिंसा, आतंकवाद और जजेस को ब्लैकमेल करके किया हुआ कब्जा है। रंजन गोगोई इसका लेटेस्ट उदाहरण है। इस आधार पर यह देखा जा सकता है कि आरएसएस का कंट्रीब्यूशन क्या है। उसमें एक दत्ता ठेंगड़ी का एक जिक्र है, राज्यसभा का मेंबर था, उसने आरएसएस का ट्रेड यूनियन बनाया, वकीलों का संगठन बनाया, समरसता के लिए में काम किया, ये उसका कंट्रीब्यूशन इसमें जिक्र है। मगर इसमें एक जिक्र ही आया है कि वो अंबेडकरी लोगों के संपर्क में थे, बाबा साहब अंबेडकर के संपर्क में थे। गलत है। इसका कोई आधार, इसका कोई सबूत, इसका कोई फोटोग्राफ्स नहीं है उनके पास। दत्तोपंत ठेंगड़ी के द्वारा जो किताब लिखी गई और उसमें सारी मिथ्या बातें, सारी झूठी बातें हैं, क्योंकि आरएसएस का ही थॉट है झूठ को एक बार मत बोलो, झूठ को 1000 बार बोलो ताकि लोगों को यकीन लगे, विश्वास लगे। हाँ, ये बात सही है। आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा डर अगर किसी व्यक्ति का लगता है, किसी व्यक्ति की विचारधारा का लगता है, वो व्यक्ति है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। दत्ता ठेंगड़ी का एक खत मैंने पढ़ा था, संशोधन के दरमियान वो खत मुझे मिला था। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्म को 100 साल पूरे हुए, यानी शताब्दी वर्ष था, इस मौके पर
दत्ता ठेंगड़ी ने नागपुर के बड़े अंबेडकराइट नेता वामनराव गोडबोले को खत लिखा था। वही वामनराव गोडबोले थे जिन्होंने 1956 में दीक्षा समारोह का आयोजन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने उनको खत लिखा। खत में क्या लिखा कि मैं सरसंघ चालक को मिलके आया हूं और ये हमारा तय हुआ है कि सरसंघ चालक के सामने मैं डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर संघ के लोगों को अंबेडकर का योगदान बताने वाला हूं, इसीलिए आप बाबा साहब अंबेडकर के साथ रहे हो और मुझे निम्नलिखित जानकारी चाहिए और याद रखिए इसमें मुझे ये जानकारी तुरंत के तुरंत बता दीजिए ताकि मैं सर संघ चालक के सामने वक्तव्य बताऊं। सर संघ चालक कोई राष्ट्रपति है, दुनिया का बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। शर्म आनी चाहिए आरएसएस के लोगों को। संघ शब्द भी बुद्धिस्ट लोगों का चुराया। संघ शब्द ब्राह्मणों का थोड़ी है, संघ शब्द ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट का है। कमल बुद्धिज्म का प्रतीक है, उसको चुराया। भगवा बुद्धिज्म का प्रतीक है, उसको चुराया। संघ बुद्धिज्म का शब्द है, उसको चुराया। छोटे लोग हो तुम लोग, तुम्हारा धंधा ही चोरी का है। अगर तुम शंकराचार्य को आदर्श मानते हो, अगर तुम परशुराम को आदर्श मानते हो, परशुराम की कॉन्सेप्ट को आदर्श मानते हो, तो ब्राह्मणवाद की कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर आप बात करो ना। आप तो बुद्धिज्म की कॉन्सेप्ट को चोरी करके प्रचार कर रहे हो। खैर, दत्ता ठेंगड़ी ने उस खत में लिखा वामनराव गोडबोले को, मुझे खास ये जानकारी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का किन किन बौद्ध राष्ट्रों के साथ संपर्क था, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय भिक्षुओं के साथ संपर्क था, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ उनका संपर्क था, उनके नाम और पते के साथ मुझे जानकारी दो। इसका मतलब ये है कि सरसंघ चालक के सामने भाषण देने का औचित्य नहीं था, बल्कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा भारत को बौद्धमय बनाने का जो उनका संकल्प था, वो संकल्प को जानना समझना ये आरएसएस के दत्ता ठेंगड़ी का मुख्य उद्देश्य था, ताकि इसको काउंटर किया जाए, जानकारी लेकर काउंटर किया जाए। साथियों, इसमें माळगी जैसे एक ब्राह्मण का जिक्र है, माळगी के नाम पर एक संस्था भी बनाई है आज आरएसएस की ऑफशूट विंग है माळगी। और कुछ वर्ष पहले एक खबर आई थी, माळगी संस्था और गोयंका की विपश्यना, ये माळगी और गोयंका की विपश्यना कोलैबोरेट करके मेडिटेशन का काम महाराष्ट्र में और अलग अलग जगह करेंगे। इसका मतलब है कि गोयंका के द्वारा चलाए जा रहे विपश्यना को भी ब्राह्मणाइज करने के लिए माळगी संस्था का प्रयोग किया जाएगा। श्रीपाद अमृत डांगे का इसके अंदर जिक्र किया गया है। कुछ माह पहले मोहन भागवत ने कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ एक किताब प्रकाशन पुणे में किया था और कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ काफी सारे बयानबाजी किया था। मगर श्रीपाद अमृत डांगे को इस चरित्र कोश में ये जो आरएसएस से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, इन्होंने उनको स्थान दिया। क्यों दिया होगा? वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है, मुल्ता टिलक के अनुयायी है। श्रीपाद अमृत डांगे शाहू छत्रपति महाराज का विरोधी था। शाहू छत्रपति महाराज की हत्या करने में जिन तिलक के अनुयायियों ने योजना बनाई थी, उसमें वो शामिल थे। नचिंग केलकर, एनसी केलकर और डांगे के द्वारा शाहू महाराज के खिलाफ कुछ खत केसरी में छापे गए थे और उसकी एक अलग से पुस्तिका बनाई गई थी और उसका हेडिंग था, हमारे स्वराज्य द्रोही छत्रपति।
यानी जनता को भड़काया जाए और पब्लिक मीटिंग में शाहू महाराज कभी जाएंगे तो उनकी ये किताबें गलत इंटरप्रेट किए हुए किताबें पढ़कर कोई माथे फिरू आदमी, कोई सिर फिरा आदमी शाहू महाराज का मर्डर करे, इस योजना पर डांगे और एनसी केलकर काम कर रहे थे। श्रीपाद अमृत डांगे का और क्या कंट्रीब्यूशन है? और एक कंट्रीब्यूशन है ब्राह्मण के लिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए नेहरू को मदद करना। बॉम्बे से जब वो चुनाव के लिए खड़े थे तब इसी डांगे ने और मेहता ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि अंबेडकर साहब को वोट देने की बजाय उस वोट का सड़ाओ और उनके अपप्रचार करने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हारे। और एक केस चुनाव आयोग के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, जिस केस का कोई जिक्र नहीं करते लोग। उसका कंट्रीब्यूशन यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को डॉक्टर मालवणकर और सविता कबीर के द्वारा हत्या करवाया गया। डॉक्टर अंबेडकर की नेचुरल डेथ नहीं थी, उनकी योजना बनाकर हत्या की गई थी और उसमें बड़ा रोल नेहरू का था और सहयोगी रोल वाजपेयी और अन्य लोगों का था और तीसरा सहयोगी रोल कॉमरेड डांगे और कॉमरेड पै का था। अंबेडकर अनुयायियों के द्वारा एक जांच आयोग का गठन हुआ था, डीआईजी सक्सेना आयोग। और 1957 में पार्लियामेंट के अंदर 8 एमपी अंबेडकर साहब के पार्टी के लोग चुनकर गए थे। उन्होंने डिमांड किया, 36 लोगों ने वॉकआउट किया, तब जाकर नेहरू और गृह मंत्री को मजबूर होकर घोषणा करना पड़ा और रिपोर्ट की कॉपी दिखाकर कहा कि रिपोर्ट रेडी है मगर इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये बहुत संवेदनशील है। लगभग 89 लोगों का साक्ष्य था, उसमें वो एमपी लोग भी थे जो अंबेडकर साहब के अनुयायी थे, कट्टर अनुयायी थे। उनका कहना था कि संसद के पटल पर नहीं रख रहे तो कम से कम हमको दिखाओ, उनको नहीं दिखाया। फिर गृह मंत्री ने, गोविंद बल्लभ पंत ने यह जाहिर किया कि पार्लियामेंट के 2 माननीय सदस्य को दिखा सकते हैं। उनको लगा हम होंगे तो उनका नाम नहीं लिया। 2 माननीय सदस्यों का नाम था श्रीपाद अमृत डांगे और कॉमरेड पै। अब ये बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी के कार्यकर्ता थे क्या? उनके अनुयायी थे क्या? जीवन भर तो उनका विरोध किया। इस आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो डेथ का इंक्वायरी करने वाला रिपोर्ट था डीआईजी सक्सेना आयोग, उस आयोग को सार्वजनिक नहीं किया जाए, इस षड्यंत्र में वाजपेयी भी शामिल थे और श्रीपाद अमृत डांगे भी शामिल थे। ये श्रीपाद अमृत डांगे का काला चरित्र है जो उन्होंने नहीं बताया, हम बता रहे। साम्यवाद, साम्यवाद किसको कहा? साम्यवाद किसको कहते हैं? श्रीपाद अमृत डांगे मार्क्स का साम्यवाद नहीं प्रस्तुत कर रहे। डांगे लेनिन और माओ का साम्यवाद नहीं प्रस्तुत कर रहे। बाबा साहब अंबेडकर डांगे और इन लोगों को ड्रम बॉयज कहते थे, फालतू बच्चे, ड्रम बॉयज। डांगे ने एक किताब लिखी है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके अंदर उसका हिंदी अनुवाद हुआ आदि भारत। उसके अंदर डांगे ने यह बात लिखी हुई है कि साम्यवाद का उगम मार्क्स की दास कैपिटल में नहीं है, साम्यवाद का उगम वेद में, ऋग्वेद में है। कितना बड़ा महान आदमी है डांगे कि साम्यवाद का उगम वो ऋग्वेद में बता रहे। उसमें कहा है कि ब्राह्मण का इकट्ठा आना, गौ मांस खाना, शराब पीना, यह साम्यवाद है। उसमें खुद लिखा कि 5 पांडवों के द्वारा एक महिला का उपभोग करना यह साम्यवाद है। ऐसे महान डांगे थे, उनकी महत्ता जितनी गाय उतनी कम है। इस ग्रंथ में
ब्राह्मणों के जिक्र किए, वासुदेव बलवंत फडके, चाफेकर बंधु, विदा सावरकर। चाफेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फडके या सावरकर बंधु ये कोई देशभक्त नहीं थे, ये आतंकवादी थे। चिरोल आयोग गठित किया गया था और चिरोल आयोग में यह बात सब प्रमाण सिद्ध हुई थी कि पूना के चितपावन ब्राह्मण लोगों ने जगह जगह पर हिंसा का अभियान करवाया। भारत की पहली फसाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ। आधुनिक भारत का आतंकवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक है। बॉम्बे में और पूना में पहला फसाद जो हुआ वो तिलक के द्वारा करवाया गया। प्लेग के नाम पर, धर्म के उन्माद के नाम पर मस्जिदों के सामने ढोल बजाए गए, लोगों को उकसाया गया। याद रखो, महात्मा ज्योतिबा फुले जब तक जिंदा थे तब तक महाराष्ट्र में, भारत में फसाद नहीं हुआ। महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के देहांत होते ही सत्यशोधक आंदोलन को तबाह और बर्बाद करने के लिए तिलक के द्वारा फसाद करवाया गया। सेनापति बापट ये तिलक के सहयोगी थे और उनको यूरोप में इसलिए भेजा गया था कि बम कैसे बनाया जाए। शाहू महाराज ने ब्रिटिश अधिकारियों को लिखकर दिया था कि भारत में बम बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और जब मैंने आपको बताया था तब आप लोगों ने मुझे इग्नोर किया था और मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया था। मगर जब बम ब्लास्ट हुए तब पता चला कि ये बम ब्लास्ट तिलक कंपू के द्वारा किया जा रहा है। और तिलक के घर में जो चीजें पकड़ी गई उसमें एक गोपनीय यानी सांकेतिक लिपि में बम कैसे बनाया जाता है ऐसी नोटबुक मिली, पोथी मिली। शाहू छत्रपति महाराज को मारने का प्लान भी तिलक के द्वारा किया गया था। शाहू छत्रपति महाराज और नासिक जिले के कलेक्टर का करीबी संबंध था, वो उनको चाहते थे। शाहू महाराज के भाई का और नासिक जिले के कलेक्टर का दोस्ती था और योजना बनाकर सावरकर बंधु ने नासिक के कलेक्टर को मार डाला ताकि शंका शाहू महाराज के भाई के ऊपर आ जाए। और आखिर में प्रोफेसर तोपखाने के सामने तिलक ने ये जाहिर तौर पर कहा था कि शाहू महाराज ब्राह्मणेतर लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का, उनको शिक्षा का अधिकार देने का और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनको संगठित करने का अभियान अगर त्यागते नहीं है तो जैसा हम लोगों ने रैंड और जैक्सन का मर्डर किया उसी तर्ज पर हम शाहू महाराज का